नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, अच्छे फसल उत्पादन के लिए किसान भाइयों को ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि उन्हें किस महीने में कौन सा कृषि कार्य करना है। खासतौर पर उद्यानिकी या बागवानी की फसलें जब हम लेते हैं तो उनमें तो आपको हर हफ्ते और हर महीने कुछ विशेष कार्य करने रहते हैं, तभी बाग बगीचों की अच्छी देखभाल हो पाती है। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि उद्यानिकी में इन दिनों आपको कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, अमरूद की फसल हो या फिर आम की तैयारी कैसे करनी है, इस बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ मित्रों, हम आपको बहुत अहम जानकारी देंगे और बताएंगे केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के बारे में। तो मित्रों, ये मिशन क्या है और इससे किसान भाई कैसे लाभान्वित होंगे, आज इस बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उद्यानिकी फसलों की, और इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जे.के. कनौजिया जी। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं और सीहोर कृषि विज्ञान केंद्र के आप प्रमुख हैं। तो आइए जानते हैं कि उद्यानिकी फसलों में यानी आम और अमरूद के बगीचों की तैयारी के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे प्याज और लहसुन की खेती के बारे में भी। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जे.के. कनौजिया जी। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे बागवानी फसलों पे समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बागवानी फसलों में मुख्य रूप से हम संतरे की खेती, अमरूद की खेती, बेर की खेती, आम की खेती और आंवले की खेती प्रमुखता से करते हैं, और इसके साथ ही साथ सीताफल की खेती भी हमारे यहाँ बहुतायत रकबे में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों ने अभी इसी वर्ष जिन्होंने नए बाग रोपित किए हैं, या हम कहें कि इसी वर्ष में जिन पौधों का रोपण का कार्य हुआ है, उनके लिए हम चर्चा करते हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वर्तमान में ऐसे खेतों में, ऐसे बागों में हमारे किसान भाइयों को सर्वप्रथम खेत में पौधे के चारों ओर गुड़ाई के कार्य करने हैं। किसी भी प्रकार से खरपतवार अगर हैं पौधे के आसपास, उसकी निदाई गुड़ाई करनी है, और नियमित अंतराल से उनमें सिंचाई का कार्य बहुत ही आवश्यक है। चूँकि ये नन्हे से पौधे हैं, किन्हीं भी कारणों से यदि निदाई गुड़ाई के कार्य नहीं हो पाते हैं, समय पर इनको हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो हमारी मेहनत बेकार जाती है। वृक्षों में, पौधों में मृत्यु दर काफ़ी अधिक हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि हम इन पौधों को, छोटे पौधों को सहारा जरूर दें। लकड़ी के सहारे हम उनको रखें, ज़्यादा हवा में इधर उधर हिलने डुलने ना दें। यदि रोपाई के समय इन पौधों में उर्वरक प्रबंधन नहीं किया गया है तो बेशक ये पौधे इस समय जड़ों के विकास उनमें हो रहा है, और जड़ों के विकास के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व है फास्फोरस, उसकी हम पूर्ति जरूर करें, और वानस्पतिक वृद्धि के लिए नत्रजन। तो इसलिए जो डीएपी खाद है 18 और 46, जिसमें 18% नत्रजन होती है, 46% फास्फोरस होती है, उसकी लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति पौधे के मान से हम अवश्य दे दें। इसके अतिरिक्त जैसा हमने कहा, अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई कीट या रोग उस पर दिखाई दे रहा है तो एक बार फफूंदनाशक और एक सामान्य सा कीटनाशक, फफूंदनाशक जो दवाई है जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, इसकी 40 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाएं, और इसके साथ ही साथ क्लोरोपाइरीफास दवाई 40 मिलीलीटर दवाई इसी के साथ में मिलाकर एक बार पौधों में पौध संरक्षण की जो औषधि है उसे अवश्य दे दें। ये कार्य अभी नवीन रोपित वृक्षों में करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, वर्तमान में हमारे कुछ जो फल वृक्ष हैं वो फलन की अवस्था में हैं, और कुछ फल वृक्ष ऐसे हैं जिनका हम फलों की तुड़ाई करके बाज़ार में ले जा रहे हैं। मुख्य रूप से संतरा इस समय अच्छा फलन में है। हमारे किसान भाई उसकी तुड़ाई करके बाज़ार में ले जा रहे हैं। फलों की तुड़ाई करते समय हमें खास बात जो ध्यान रखने की है कि हम फलों का श्रेणीकरण जरूर करें, मतलब अच्छी गुणवत्ता के ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, 3 श्रेणी में हम फलों को विभाजित कर लें, और उसके उपरांत हम इनका विपणन करें। सीताफल जो कि अभी बाज़ार में आ रहा है, हमारे किसान भाई उसकी तुड़ाई करके बाज़ार में ले जा रहे हैं। जो उन्नत प्रजातियां हैं, NK1, अर्कासाह जैसी जो किस्में हैं, ये अभी भी लगी हुई हैं, और उसकी तुड़ाई, जैसा हम जानते हैं कि सीताफल के फल की लाइफ, मतलब इसको हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। इसकी तुड़ाई करके तुरंत हमें इसका विपणन करना है। 2 अन्य महत्वपूर्ण जो फल हैं, आंवला और अमरूद, वर्तमान में ये दोनों ही फलन की स्थिति में हैं। आंवला इस समय भरपूर
बगीचों में लगा हुआ है और कहीं कहीं से ये शिकायतें हमारे किसान भाइयों की आ रही हैं कि फल कुछ गिर रहे हैं। तो इस समय बगीचे में यदि हम सिंचाई कर देते हैं इन पौधों को, अमरूद और आंवला दोनों ही फलन की स्थिति में, और दोनों को इस समय सिंचाई की आवश्यकता है। तो खास बात जो ध्यान रखनी है, अगर पानी की कमी होगी तो हमारे जो फल हैं ये समय से पहले ही गिरना चालू हो जाते हैं, और जिससे कि हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। अमरूद की फसल जो कि इस समय फलन में है और फल उसका बढ़वार की स्थिति में है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक उर्वरक प्रबंधन ना किया हो, मतलब जो इसकी खुराक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो खाद की आवश्यकता है, यदि अभी तक ये पौधों को नहीं दिया है तो पौधे की उम्र के अनुसार हमें NPK जो खाद बाजार में आता है 12-32-16, इसका उपयोग करके हम एक साथ में तीनों ही पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। और ये ध्यान हमें यह रखना है कि उनकी उम्र के अनुसार अगर पौधा 5 साल का है तो लगभग आधा किलोग्राम NPK 12-32-16 का हमारे किसान भाई उपयोग करें। पौधे को उसकी खुराक देना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमें गुणवत्ता की उपज प्राप्त होती है और साथ ही साथ जो उत्पादन, वांछित जो उत्पादन है वो हमको प्राप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात खासतौर से हमारे अमरूद उत्पादक किसान भाइयों के लिए है कि इस समय हमारे बगीचे में फल बेधक कीट, मतलब फल मक्खी जिसको कि हम कहते हैं, उसके प्रकोप की बहुत संभावना बनी हुई है। इसलिए हमारे सभी उन किसान भाइयों को जिन्होंने अमरूद के बगीचे लगा रखे हैं और कुछ समय के बाद लगभग 1 माह के उपरांत उनकी उपज उनको मिलने वाली है, उसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कोई असर ना हो, ख़ास तौर से जो फल मक्खी कीट है उसका प्रभावी प्रबंधन अभी करने की आवश्यकता है। और इसके लिए बाज़ार में जो फेरोमोन ट्रैप्स आसानी से मिल जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप 10 की संख्या में हमें प्रति एकड़ लगाने की आवश्यकता है। यदि ये ट्रैप हम अलग 1 एकड़ रकबे में अलग अलग स्थान पर लगा देते हैं तो इस में जो फल मक्खी कीट का वयस्क है वो उसमें आसानी से ट्रैप हो जाता है, मतलब फंस जाता है, जिससे कि वो हमारे फलों में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं कर पाता है और हमको अच्छी गुणवत्ता का फल मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हम मैलाथियान जो हमारा कीटनाशक दवाई है, इसका वैट बना के भी हम उपयोग कर सकते हैं। फल मक्खी कीट के प्रकोप से बचाव के लिए हम मैलाथियान का छिड़काव भी एक छिड़काव भी वर्तमान समय में हम अपने बगीचे में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आम फलों में राजा है, और आम की बागवानी में भी यदि हम अभी से थोड़ी सी बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा उत्पादन आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए ख़ास तौर से यदि अभी तक आम की पौधों को भी यदि उर्वरक प्रबंधन नहीं किया गया है तो उनकी उम्र के अनुसार हमें उनको खाद देना है। और ख़ास तौर से जो हमारे 10 वर्ष की उम्र के पौधे हैं, इनको लगभग आधा किलोग्राम नाइट्रोजन और आधा किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 800 ग्राम पोटास पोषक तत्व की आवश्यकता इस समय देने की है। पौधे की हम अच्छे से निंदाई गुड़ाई कर दें और एक बार उसको उर्वरक देंगे, अभी नवंबर के माह तक हम उसके सिंचाई के कार्य भी पूर्ण कर दें। ध्यान हमें ये रखना है कि आम में जब फूल आना प्रारंभ होता है या आम में फूल आने से पहले हमें सिंचाई के कार्य बंद कर देने हैं। कई बार हमारे किसान भाइयों की ये शिकायत होती है कि हमारा बगीचे में अच्छा फलन नहीं हुआ है। उसका मुख्य कारण यही होता है कि दिसंबर और जनवरी जिस समय की ये फूल की अवस्था में होता है, उस समय भी किसान भाई सिंचाई आम में देते रहते हैं। नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीने में हमें आम के बगीचे में सिंचाई के कार्य रोक देने हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो अच्छा उसमें फूल आता है और फल बनना जब चालू हो जाता है, उस समय जनवरी अंत से लेकर फरवरी माह से हमें आम के पौधे में सिंचाई के कार्य चालू करने होते हैं। इसके साथ ही साथ आम के बगीचे में खास 2 समस्याएं हमारे किसान भाइयों को देखने को आती हैं। जिस समय ये फूल की अवस्था में आता है उस समय इसमें बांदा लगना चालू हो जाता है, मतलब जो फूल होते हैं वो गुच्छे का रूप ले लेते हैं। ये गुच्छे जैसे ही आपको किसी भी पौधे पर दिखाई देते हैं तो सभी किसान भाइयों को हमारी सलाह है कि ये गुच्छों को जहाँ से ये बनते हैं उसके निचले हिस्से से उसको काट के एक पॉलीथीन में भर के या तो उसको मिट्टी में दबा दें या उसे
आग लगा दें, मतलब उसको जला दें। इसके अतिरिक्त एक कीटनाशक और एक फफूंदनाशक दवाई का छिड़काव आम के बगीचे में यदि इस दिसंबर जैसे ही फूल आने प्रारंभ होते हैं उस अवस्था में, खास अगर हम कहें तो दिसंबर के महीने में, एक कीटनाशक प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन जो दवाई है उसकी 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोल लें और इसके साथ ही साथ 40 ग्राम मैनकोजेब कार्बेंडाजिम, ये जो फफूंदनाशक दवाई है, इसका भी घोल एक साथ में बना के और पौधे पर हम अच्छे प्रकार से उसका छिड़काव कर दें तो कई प्रकार के कीट और बीमारियों से हमारे बागवानी पौधों को उससे निजात मिल जाता है। इस समय पर हमारे इन सभी फसलों पौधों में एक और भी बहुत ही खतरनाक कीट जिसे कि हम बोरर कहते हैं, तना भेदक कीट। ये कीट खासतौर से हमारे अमरूद की बागवानी में और आंवले की बागवानी में काफ़ी घातक कई बार हो जाता है। बड़े बड़े पौधों को भी ये कीट सुखा देता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस कीट की पहचान, ये पौधों में, तने में, शाखाओं में सुरंग बनाता है और जहाँ पर ये कीट सुरंग बनाता है वहाँ पर इसकी बीट मतलब बाहर निकलती है, दानेदार बीट निकलती है और ये एक उसके पहचान का लक्षण होता है। तो हमें इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए सबसे पहले जहाँ से बीट निकल रही है वहाँ हम उस बीट को हटा दें। जैसे ही हम हटाएंगे तो देखेंगे कि एक कीट के द्वारा बनाई हुई सुरंग हमको दिखाई देती है और ये सुरंग में हम एक पतला सा तार ले लें और उस तार को इस सुरंग के अंदर हम कई बार अंदर बाहर उसको सुरंग को करते हैं ये जिससे इसके अंदर जो लार्वी है, मतलब जो कीट जिंदा है, उसके मर जाने की संभावना होती है। और इसके उपरांत हम घासलेट जो मिट्टी का तेल है या जिसे हम घासलेट कहते हैं, घासलेट में रुई को डुबा के हम उस सुरंग के अंदर तार के माध्यम से अंदर तक अच्छी तरीके से घुसा देते हैं और उसके बाद गीली मिट्टी, जो हमारे खेत की मिट्टी है, उसको हम गीला कर लेते हैं और मिट्टी से उसको प्लास्टर कर देते हैं। यदि सुरंग में बैठी हुई इल्ली तार से नहीं मरती है तो घासलेट की बदबू से वो इल्ली पूरी तरीके से मर जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो तना भेदक कीट है जो कई बार बहुत घातक है, उसका हम प्रभावी नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं हमारी बागवानी फसलों में जो कि वर्तमान समय में हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक अन्य बात, आने वाले समय में अभी जैसा कि सर्दी का मौसम आ रहा है, पाले से बचाव हमें करना है और इस बचाव के लिए हमको अभी से कुछ बातें ध्यान देनी है। जो हमारे नवीन रोपित पौधे हैं जिनमें कि पाले का प्रभाव बहुत अधिक होता है, तो किसान भाइयों अभी से हम पौधे की खुराक, जो हमने कहा कि उसको जो पोषक तत्व चाहिए वो हम उसको दे दें। इसके साथ पौधे की चारों तरफ से हम मल्चिंग कर दें और जैसे ही संभावना अगर ऐसी लगती है कि पाला पड़ने की संभावना है, उस समय पर हम सिंचाई के कार्य नितांत जारी रखें। पौधों के आसपास जब नमी रहती है उस स्थिति में पाला लगने की संभावना कम रहती है। यदि हम इन सारी बातों का अनुसरण करते हैं तो किसान भाइयों, बागवानी फसलों से जो हमारी फसलें अभी फलन में हैं उनसे हम बाज़ार से अच्छा पैसा ले सकते हैं, गुणवत्ता युक्त उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो नवीन रोपित हमारे वृक्ष हैं उन वृक्षों का अच्छा प्रबंधन यदि हम इस अवस्था पे कर लेते हैं तो आने वाले समय में हमारा बगीचा ज़्यादा उत्पादक होगा, ज़्यादा उत्पादन हमको उससे मिलेगा और हम अच्छी आमदनी करने की स्थिति में होंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा धन्यवाद। मित्रों, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे तो जानेंगे ऑयल पाम वर्ष के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अब बात बहुत अहम जानकारी की। भारत सरकार इस वर्ष 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक ऑयल पाम वर्ष मना रही है। इसका मकसद है किसान भाइयों को पाम की खेती के लिए प्रोत्साहित करना। मित्रों, वर्तमान में हमें खाद्य तेल उत्पादन के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने पाम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ का फंड तैयार किया है। पाम का उत्पादन होने से जहां किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी होगी, वहीं खाद्य तेलों की कीमतें कम होने से आम लोगों को भी फायदा होगा। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की बचत होगी और खाद्य तेल के मामले में भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। और मित्रों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, जबलपुर की मटर की विदेशों में धूम, नई फसल बोने से किसान खुश, औषधि खेती के गिनाए गुण और देश में रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य। और अब खबरें विस्तार से। एक जिला एक उत्पाद के तहत कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह के निर्देशन में अमृत महोत्सव के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 के उपलक्ष्य में ग्राम बोरी पीपरडाही विकासखंड नैनपुर में नरेंद्र प्रसाद कछवाहा द्वारा कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई। श्री कछवाहा को जिला स्तरीय मेगा ऋण वितरण कैंप में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंडला द्वारा राशि 22,15,000 रुपए का लोन स्वीकृत किया गया है। नैनपुर क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट के लगने से कृषकों को कोदो कुटकी की फसल प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग करने के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार कोदो कुटकी के फसल क्षेत्र विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा तथा उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए इसकी खेती की जाएगी। प्रोसेसिंग यूनिट के स्थापित होने से जहां एक और क्षेत्र के किसानों में उन्नत कृषि के संबंध में जागरूकता आएगी, वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के द्वारा कम कीमत पर कोदो कुटकी की खरीदी एवं अनावश्यक मुनाफे से निजात मिलेगी। नरेंद्र कहते हैं कि मैं स्वयं तथा क्षेत्र के किसान कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होने से उत्साहित हूँ। जबलपुर के हरे भरे मटर अब विदेश जा रहे हैं। सिंगापुर और जापान में इसकी सप्लाई की जाएगी। खुद जिला प्रशासन इसे प्रमोट कर रहा है और इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लंबे समय से जबलपुर में भरपूर मात्रा में उगने वाले मटर के प्रोसेसिंग और इसकी ब्रांडिंग की मांग उठ रही थी। जबलपुर के भरे दाने की मटर का स्वाद अब सिंगापुर समेत जापान के लोग भी चख सकेंगे। जिला प्रशासन खुद इसकी ब्रांडिंग कर रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मटर की यूनिक ब्रांडिंग की जा रही है और अब विदेशों में इसकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। जबलपुर में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मटर का चयन किया गया है। इस साल 30,000 हेक्टेयर जमीन में मटर की खेती की जा रही है। करीब 2,40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मटर उत्पादन की उम्मीद है। जिले के ग्रामीण इलाकों पनागर, शाहपुरा और मझौली में मटर की सबसे ज्यादा खेती हो रही है। मटर प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर EI शहर में लगाई गई है। उज्जैन विकास खंड के ग्राम खेमासा निवासी लाखन सिंह प्रगतिशील किसान हैं। पिछले कई सालों से सोयाबीन में लगातार नुकसान होने के कारण उन्होंने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क कर अपनी कृषि भूमि के 1 हेक्टेयर में उड़द की फसल लगाई। स्थानीय ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी श्रीमती रेखा सिंह द्वारा समय समय पर उनकी उड़द की फसल का अवलोकन किया गया तथा उड़द की प्रताप प्रजाति को बोने के लिए चयन किया गया। किसान लाखन सिंह द्वारा उक्त प्रजाति के बीज लाकर बीज उपचार ट्राइकोडर्मा विरिडी, राइजोबियम कल्चर, PSB, फफूंदनाशक औषधि से किया गया। बुवाई के समय अनुशंसित उर्वरक की मात्रा का उपयोग किया गया तथा बीज दर निर्धारित मात्रा में उपयोग की गई। इससे उड़द फसल का उत्पादन 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का प्राप्त हुआ, जो बाजार मूल्य के हिसाब से 72,000 एवं सोयाबीन की औसत उपज 15 क्विंटल के मान से अधिक है। इस प्रकार किसान लाखन सिंह को उड़द फसल बोने से 20,350 रुपये का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में सप्तपर्णी और गूलर का पौधा रोपा। खजुराहो सांसद श्री BD शर्मा भी यहां उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांसद BD शर्मा को उनके जन्म दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं भी साथ में दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्मार्ट उद्यान में दीपावली के अवसर पर साफा पहनाकर अभिवादन किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में प्रतिदिन पौधरोपण करते हैं। सप्तपर्णी एक सदाबहार वृक्ष है। सप्तपर्णी एवं गूलर एक औषधीय वृक्ष है जिसका आयुर्वेदिक में बहुत अधिक महत्व है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि आए और मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रगति एवं विकास के लंबे सफर को प्रदेश जल्दी तय करे। जनता के कल्याण के कार्यों में हम सफल हों और सही अर्थों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण हम कर पाएं, यही कामना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने में सक्षम है। हमें संपूर्ण समाज को साथ लेकर आगे बढ़ते जाना है। देश में रिकॉर्ड 331 मिलियन टन होगा बागवानी का उत्पादन। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-2021 का तीसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी
कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार की किसान हितैषी नीतियां, किसानों की अथक मेहनत व वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण वर्ष 2020-2021 में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2019-2020 की तुलना में 10.6 मिलियन टन यानी कि 3.3% की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। बागवानी फसलों के क्षेत्र में उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-2021 में फलों का उत्पादन 103 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2019-2020 में 102.1 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष के 188.3 मिलियन टन की तुलना में 197.9 मिलियन टन यानी कि 4.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्याज का उत्पादन 26.8 मिलियन टन, आलू का उत्पादन रिकॉर्ड 54.2 मिलियन टन होने का अनुमान है। टमाटर का उत्पादन वर्ष 2019-2020 में प्राप्त 20.6 मिलियन टन की तुलना में 21.1 मिलियन टन होने का अनुमान है। मसालों का उत्पादन 5.3% बढ़कर वर्ष 2020-2021 में 10.7 मिलियन टन हो गया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो चलिए किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।